मुझे तो ये लगता है ना, हर डॉक्टर को थोड़ा एक ओपन माइंडनेस से पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए और उसके बाद उनको सजेशंस भी देने चाहिए कि कहीं आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, कहीं आपको योगा की ज़रूरत है, कहीं आपको डाइट करेक्शंस की ज़रूरत है। हर बीमारी सिर्फ फिज़िकल लेवल पे नहीं होती, काफ़ी तो साइकोसोमेटिक होती है। माइंड के वजह से बॉडी में कहीं ना कहीं बीमारियाँ, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के वजह से होती है। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें अगर वो अलाउ करें पेशेंट को, तो वो बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट होगा और वो परमानेंट क्योर होगा। अच्छा सर, जैसे हम बहुत सारी बीमारियों की बात हाँ, करना चाहेंगे हाँ, यहाँ पे, तो जिसमें कैंसर की अगर बात हाँ, करें, आज भी उस पर रिसर्च चल यस रही यस है, यस यस लेकिन यस, कहीं ना कहीं आज भी सोल्यूशन हमारे हाथ में नहीं हाँ है। हाँ, तो क्या आपको ऐसा लगता है इसमें कि हम्म, हमारी एनर्जी, खुद की भी हाँ शरीर की हाँ एनर्जी हाँ कहीं डाउन लेवल पे गई होगी तभी कैंसर हुआ है? हाँ, इंसान के बॉडी में नाड़ियाँ जो होती हैं, चक्रस जो होते हैं, मेरिडियंस जो होते हैं, उनकी अंदर कंजेशंस होने के वजह से कैंसर होता है। कैंसर का मतलब है डेड एनर्जी, हाँ। और डेड एनर्जी के बाद होता है डेड केमिकल्स, डेड सेल्स, डेड टिश्यूज़। तो वहाँ पे फाइब्रॉइड सिस्ट अक्यूमुलेशन हो जाता है। कितना अच्छा, मतलब ये चीज़ है ना कि जो यस, हम लोग कई बार अनअवेयर हाँ, हैं राइट एक्चुअली ना, राइट राइट तो राइट, हम ध्यान ही नहीं देते हैं और एग्जैक्टली, बल्कि हम उल्टा, मुझे लगता है कि हम खुद को कोसने लगते हैं कोसने लगते और हैं, नेगेटिव में ही जाते एग्जैक्टली। हैं और फिर। इंसान डिप्रेशन से ज़्यादा मरता है बिकॉज जब हाँ, उसको पता चलता है कि कैंसर है और उसका कोई इलाज नहीं है। इलाज हम जो ऑप्ट करेंगे, हाँ जैसे हाँ आपने बोला कि पूर्वजों की भी हाँ, चीज़ें होती हैं जो एग्जैक्टली, अनहील्ड है, वो अनहील्ड है, कैरी फॉरवर्ड राइट होंगी, राइट तो राइट, हम लोग जो कर रहे हैं हाँ, वो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचा भी सकते हैं और परेशानी में भी डाल सकते एग्जैक्टली। हैं। मतलब आप देखो कि सिर्फ एक जेनेटिक कैंसर नहीं होता, कहीं कहीं वातावरण से भी कैंसर होता है। फीमेल्स ज़्यादा सेंसिटिव है, फीमेल्स के नीचे के 3 एनर्जी सेंटर्स 70% मेल के कंपेयर में ज़्यादा ओपन होते हैं। हाँ, उनका मणिपुर चक्र भी ओपन होता है, सैक्रल भी ओपन होता है और रूट चक्र भी ओपन ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल। मेल के ऊपर के चक्रस ज़्यादा ओपन होते हैं, फीमेल्स के नीचे के चक्रस ज़्यादा ओपन होते हैं। इसलिए फीमेल्स ज़्यादा सेंसिटिव रहती है एनर्जी के डिस्टॉर्टेड की। कहीं पे भी थोड़ा भी इम्बैलेंस्ड होता है तो फीमेल को ज़्यादा असर होता है। तो ये जो हम जो रीति रिवाज हाँ बोलते थे, हाँ, कहीं ना कहीं साइंटिफिकली बहुत, क्योंकि वो 4 दिन किचन में नहीं जाने देना, तो वो भी तो एक रीज़न था। उस टाइम पे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ऑरा ओपन हो जाता है और बहुत से नेगेटिव इमोशंस को वो डिटॉक्स करता है। तो डेफिनेटली उस टाइम पे वो खाना ना बनाए तो अच्छा है। इस यंग जनरेशन को ना नेचर के साथ ज़्यादा रहना चाहिए। खान की बात करें हाँ तो मेरा पर्सनल कंसर्न है हाँ, उसको कि नॉनवेज से भी क्या हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है अगर हम खाते हैं? इंसान को 2.4 ग्राम प्रोटीन चाहिए, है ना। नॉनवेज के प्रोडक्ट में 42 ग्राम्स प्रोटीन होते हैं, तो 2.4 और 42 में कितना फ़र्क है आप मुझे बताओ। तो आप सोच सकते हो, एक ह्यूमन को 2500 कैलोरीज चाहिए, इज इट राइट, और एनिमल्स के अंदर 12,000 कैलोरीज होती है। तो उतनी एक्सेस एनर्जी, एक्सेस प्रोटीन लेके आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पॉडकास्ट माइंड एंड माइक में। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर, ऐसे विषय को डिकोड करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सवाल लेकर आते हैं। उसके सल्यूशन के लिए हम ना जाने कितने वीडियो स्क्रॉल कर देते हैं। तो अब आप यहीं रुक सकते हैं, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। आज हम लोग बात करेंगे कि मेडिकल प्रैक्टिस यानी कि मेडिकल एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी के बीच में क्या अंतर है और दोनों का कंबाइन करके हम अपने जीवन में क्या डिफरेंस ला सकते हैं। और इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर, साइंटिस्ट और स्पिरिचुअल गुरु डॉक्टर उदय शाह सर हैं। उन्होंने कई सारे मरीज़ों को बोलना चाहिए या फिर कई सारी ज़िंदगियों को 360 डिग्री चेंज किया है। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट माइंड एंड माइक में। सर, जैसे कि आपकी जर्नी हम तो जानते हैं, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक आपने मेडिकल प्रैक्टिस के बाद में स्पिरिचुअलिटी में आप आए, राइट। तो आपको क्या ऐसा लैकिंग लगा कि जो अध्यात्म ही उसको पूरा कर सकता था? हाँ, शुरू में जब मैंने 95 में मेडिकल पास करने के बाद जब 3 साल मेडिकल प्रैक्टिस की हॉस्पिटल में, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल मुंबई में, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि टॉप मोस्ट डॉक्टरों के साथ रहने के बावजूद भी हम हर पेशेंट को क्योर नहीं कर पा रहे थे और मुझे ये थोड़ा अधूरा सापन लगा।
बिकॉज वो सारे डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट थे जो लीलावती हॉस्पिटल नानावती हॉस्पिटल में अटैच थे और बड़े बड़े रिसर्च वाले डॉक्टर्स थे। तो धीरे धीरे एक चीज़ समझ में आई कि सिर्फ केमिकल मेडिसिन इनफ नहीं है, कहीं ना कहीं एनर्जी मेडिसिन की भी इसमें बहुत ज़रूरत है। जैसे हम डॉक्टर्स लोग हमेशा हर मरीज़ के लिए रिश्तेदारों को कहते हैं कि भाई दवा तो हम देंगे, दुआ आप करो, इज इट राइट? तो दुआ कहीं ना कहीं एनर्जी है। तो सिर्फ मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पेशेंट मरीज़ के रिश्तेदारों फ्रेंड्स को करना चाहिए, इवन डॉक्टर्स की भी एक प्राइम ड्यूटी होती है कि वो भी हर पेशेंट के लिए दुआ करें। और वो मुझे इनकम्प्लीट लगा, इसलिए फिर मैं स्पिरिचुअल रिसर्च में आया करके। जी, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि वैसे हम सब जानते हैं हाँ, कि हम एनर्जी से ही बने राइट हैं, राइट हमारे राइट जो राइट भी हर राइट चीज़ हाँ, आसपास से सब एनर्जी राइट से है, राइट राइट। लेकिन आप जब हम मेडिकल प्रैक्टिस की बात हाँ करते हैं हाँ तो आप जो मेडिसिन की बात कर रहे हाँ, हैं उसमें भी एनर्जी है, एनर्जी है। लेकिन वो एनर्जी अगर एज अ हीलर हाँ जाती है हाँ, तो वो ज़्यादा वर्क यस करेगी। यस डेफिनेटली। लेकिन सर आपने तो मेडिकल प्रैक्टिस को हाँ करके आप पूरी तरीके से सरेंडर आप हाँ, स्पेशलिटी में हो गए, राइट लेकिन राइट बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हाँ हैं, हाँ, वो भी चाहते हैं कि पेशेंट जल्दी क्योर हो, राइट लेकिन राइट राइट अपनी फील्ड शायद वो हाँ छोड़ने में थोड़ा सा हाँ, डर है, हाँ दिक्कत भी हो हेजिटेशन जाती है। है। हाँ तो वो क्या अपने लाइफ में ऑप्ट करें ताकि वो एक बेहतर हीलर भी बन सके? हाँ, मुझे तो ये लगता है ना, हर डॉक्टर को थोड़ा एक ओपन माइंडनेस से पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए। बिकॉज उनका जितना रोल है डेफिनेटली वो उसका अदा करें, वो बेस्ट ट्रीटमेंट करें। और उसके बाद उनको सजेशंस भी देने चाहिए कि कहीं आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, कहीं आपको योगा की ज़रूरत है, कहीं आपको डाइट करेक्शंस की ज़रूरत है। तो अगर वो मरीज़ को कहें तो मुझे लगता है, बिकॉज वो उनको भगवान मानते हैं, हर पेशेंट डॉक्टर को भगवान मानते हैं, तो उनके एक कहने पे भी पेशेंट्स कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रीटमेंट में अपने इंक्लूड कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं वो पैरेलली अपनी एनर्जी करेक्शन भी करे और यहाँ पे केमिकल करेक्शंस भी करे। सिर्फ वो यूनिट्स पे ना फोकस करे कि हाँ आपका हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए, आपका शुगर इतना होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल इतना होना चाहिए, आपका क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट, एंजाइम इतने होने चाहिए। पैरेलली आपकी एनर्जी करेक्शन होनी चाहिए। बिकॉज डॉक्टर भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि हर बीमारी सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं होती, काफ़ी तो साइकोसोमेटिक होती है। माइंड के वजह से बॉडी में कहीं ना कहीं बीमारियाँ, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के वजह से होती है। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें अगर वो अलाउ करें पेशेंट को तो वो बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट होगा और वो परमानेंट क्योर होगा। अदरवाइज वो सिर्फ रिकवरी होगी, मतलब कुछ दिन के बाद हम देखेंगे हाँ यूनिट्स आ गए नॉर्मल, बट अंदर से बीमारियाँ कहाँ ठीक हुई, बीमारियाँ तो वहीं के वहीं रह गई। अच्छा सर, जैसे हम बहुत सारी बीमारियों की बात हाँ, करना चाहेंगे हाँ, यहाँ पे, तो जिसमें कैंसर की अगर बात हाँ, करें, आज भी उस पर रिसर्च चल यस रही यस है, यस यस लेकिन यस कहीं ना कहीं आज भी सोल्यूशन हमारे हाथ में नहीं हाँ है। हाँ तो क्या आपको ऐसा लगता है इसमें कि हमारी एनर्जी, खुद की भी हाँ, शरीर की एनर्जी हाँ, कहीं डाउन लेवल पे गई होगी तभी कैंसर हुआ है, हाँ या फिर कुछ एनर्जी का ऐसा रहा है हाँ, जो कहीं ना कहीं हम मैच नहीं कर पाए हैं? हाँ। क्या एक आपको फैक्टर यहाँ पे नजर आता है? देखो मैंने है ना बहुत सारे क्वांटम फिजिक्स के ऊपर रिसर्च किया ऑरा साइंस के माध्यम से। तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि इंसान के बॉडी में नाड़ियाँ जो होती हैं, चक्रस जो होते हैं, मेरिडियंस जो होते हैं, उनकी अंदर कंजेशंस होने के वजह से कैंसर होता है। कैंसर कभी कोई बैक्टीरिया वायरस के वजह से तो नहीं होता है, और ये मेडिकल साइंस भी जानती है। तो क्या हो कि जब तक आप किसी भी कैंसर के पेशेंट्स की माइंड की डीक्लटरिंग और बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेंगे, उसका कैंसर तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। बिकॉज कैंसर का मतलब है डेड एनर्जी, और डेड एनर्जी के बाद होता है डेड केमिकल्स, डेड सेल्स, डेड टिश्यूज़। तो वहाँ पे फाइब्रॉइड सिस्ट अक्यूमुलेशन हो जाता है। तो सिर्फ हम गांठ निकालें सर्जरी से, या हम केमोथेरेपी दें, या हम रेडियोथेरेपी दें, ये तो टेम्पररी हुआ। बिल्कुल। मेन तो उसके जो एनर्जी चैनल्स हैं उसको तो ओपन करना पड़ेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन तो करना पड़ेगा। इज इट राइट? अब एक एंगर है कंटिन्यूसली इंसान के लिवर को टॉर्चर करता है फॉर एग्जांपल, और वो एंगर इतने हद तक लिवर को टॉर्चर करता है कि उसको सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया। इज इट राइट? अब जब तक वो एंगर की ही ट्रीटमेंट ना करें और सिर्फ लिवर का एक पार्ट निकाले जहाँ पे वो डैमेज्ड हुआ है, तो वो कैंसर क्योर कैसे हो सकता है? तो रिलैप्स होने ही वाला है। बिकॉज पीछे से वापस एंगर दूसरे कोई लिवर के एक पार्ट में डैमेज करेगा जहाँ पे वो खाली छोड़ा पड़ा है। ऐसा है ना, राइट? तभी शायद जो जितने पेशेंट्स होते हाँ, हैं कई बार इसी उस चक्रव्यूह में जब फंसते हैं हाँ, मेडिसिन की, तो निकलना थोड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। बिकॉज रिलैप्स होता ही है 3 साल 5 साल के लिए तो आप सेफ हो गए,
बिकॉज वो मेडिसिन का पावर है, वो सर्जरी से वो ट्यूमर निकाला है, लेकिन पीछे से एंगर अभी भी सबकॉन्शियस में इतना भरा पड़ा है कि धीरे धीरे वो लिवर सेल्स को डैमेज करता है। इज इट राइट? ऐसे ही गिल्ट होता है, वो किडनी के सेल्स को डैमेज करता है, नेफ्रॉन्स को डैमेज करता है। इसी तरह से सैडनेस, सॉरो होता है, वो लंग्स को डैमेज करता है। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम निकालेंगे नहीं तो कैंसर ठीक कैसे हो सकता है? कितना अच्छा, मतलब ये चीज़ है ना कि Yes. जो हम लोग कई बार अनअवेयर हाँ, हैं राइट एक्चुअली राइट ना, राइट तो राइट, हम ध्यान ही नहीं देते हैं और एग्जैक्टली, बल्कि हम उल्टा, मुझे लगता है कि हम खुद को कोसने लगते हैं कोसने लगते और हैं, नेगेटिव में ही जाते एग्जैक्टली। हैं और फिर। इंसान डिप्रेशन से ज़्यादा मरता है बिकॉज जब हाँ। उसको पता चलता है कि कैंसर है और उसका कोई इलाज नहीं है। इलाज नहीं है, तो हाँ। कैंसर से नहीं मरता, वो मरता है डिप्रेशन से कि इसका तो कोई डॉक्टर के पास इलाज नहीं है ना? अच्छा सर, ये जब हम बात मेडिसिन की हाँ, कर रहे हैं, हाँ, हमको पता है, हम जानते हैं कि मेडिसिन हाँ, फिजिकल बॉडी पे राइट काम राइट करती है, राइट राइट राइट, लेकिन एनर्जी, क्योंकि हाँ, आप इस पे इतना रिसर्च किए हाँ, हैं, मेडिसिन क्या हमारे एक फिजिकल के साथ में मेंटल, मन पे भी असर करती है? बहुत असर करती है। बिकॉज हम जितना भी देखते हैं कि हमें सेरोटोनिन चाहिए या हमें हैप्पीनेस के हार्मोन्स चाहिए, तो वो अगर कहीं मेडिसिन के टॉक्सिन्स ज़्यादा हैं तो वो भी तो ख़त्म हो जाते। तो आदमी मतलब ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, ज़्यादा उसके अंदर फ्रस्ट्रेशंस आ जाते, बिकॉज जो हैप्पी वाले हार्मोन्स रहते वो सिक्रीशन होना ही बंद कर देते। इज इट राइट? किसी की प्रोलैक्टिन बंद हो जाती है, किसी की एस्ट्रोजन बंद हो जाती है, किसी की एड्रीनलिन बंद हो जाती है, किसी का पिट्यूटरी डिस्टर्ब होता है, किसी के थायराइड के मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होते हैं। मतलब क्या होता है ना, हम एक बॉडी के पार्ट को केमिकल सप्लाई करने के लिए बाकी सारे ऑर्गन्स को भी तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, करेक्ट। तभी तो वो टॉक्सिक हो जाते हैं और उसको नौशिया, वॉमिटिंग बहुत होता है, लूज मोशंस बहुत होते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट जो हम मेडिकली भी जानते हैं और फार्मेसी कंपनी भी जानती है और वो छोटे अक्षरों में लिख भी देती है, लेकिन ना तो हम पढ़ते हैं और ना तो हम समझते हैं। बिल्कुल। तो उसके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूरी है, इंटीग्रेशन प्रैक्टिस ज़रूरी है करके। अच्छा सर, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हाँ। हैं या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारे कंजेनाइटल हैं, या तो उसके पीछे भी क्या एनर्जी डिस्टर्बेंस हो सकती है? क्योंकि वो तो जन्मजात से ही तो मैं कई यही सारे कह रहा हूँ ना कि problems से सपोज आया। अगर किसी दादाजी को एंगर है हाँ। और उसके ग्रैंड सन में आ गया है और दादाजी फॉर एग्जांपल वो उस एंगर के वजह से सिरोसिस से मर गए हैं, राइट, या अल्सर से मर गए हैं, तो डेफिनेटली ग्रैंड सन में भी तो वही आएगा जेनेटिकली। तो जो पार्ट जहाँ अधूरा आपके डीएनए में है वो तो वहीं पे कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं? तो फिर चेंज कैसे कर सकते चेंज ऐसा है ना, किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, किसी ना किसी जनरेशन को उसको टर्मिनेट करना पड़ता है ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। और इसी के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस हो कि ये मेरा एंगर का पार्ट नहीं है, ये मुझे कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल से आया है, जेनेटिकली आया है, कहीं गुस्सा आया है, फ्रस्ट्रेशन आया है, क्योंकि वो लोग शायद कुछ कर नहीं पाए और वो कुछ ना अधूरापन छोड़ा है और वो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। इज इट राइट? कई सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स या जो yes, पता yes. होता है खुद को Exactly, एक being को कि हमें exactly. लाइफ लॉन्ग लेके चलना ही है Exactly, उसको, yeah. तो उसके लिए भी अगर वो हीलिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क better पड़ता है। रहेगा मतलब ना? उसके लिए मैं तो कहूँगा कि थीटा हीलिंग और डेल्टा हीलिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि थीटा हीलिंग में हम उसको रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं और डेल्टा हीलिंग में हम सोल लेवल से उसको निकाल सकते हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत कम लोगों को पता है कि ये भी ऐसे हाई अमाउंट की कोई एक हीलिंग मॉडलिटीज़ होती है जहाँ पे हम उसका इस्तेमाल मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि लोग अल्फा लेवल की ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब नॉर्मल मेडिटेशन, नॉर्मल योगा, meditation। नॉर्मल मेडिटेशन, ये सारे अल्फा लेवल की होती है। तो अल्फा लेवल की क्या होता है कि जहाँ पे आपके हार्मोनल एक्टिविटी, ऑर्गन, सेलुलर एक्टिविटी के लिए ठीक है, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि वो डिसफंक्शन ज़्यादा टाइम तक है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस ज़्यादा है, स्ट्रक्चरल डैमेजेस ज़्यादा है, वहाँ थीटा और डेल्टा लेवल की हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, जो जनरेशन है, अपनी हाँ, जनरेशन है, हाँ, अपने पेरेंट्स हैं, हाँ, उन तक तो इतना स्ट्रेस नहीं है क्योंकि उनको एक अच्छा लाइफ स्टाइल उन्होंने देखा है, एग्जैक्टली, अब वो हमें फॉरवर्ड किया, हम लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। स्ट्रेस है लोगों को भी है नेक्स्ट जनरेशन क्योंकि वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी से अलग है, उन्होंने पिछला एरा नहीं देखा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो क्या उनकी एनर्जी जो डिस्टर्ब होगी आगे जाके बहुत मास लेवल पे बीमार कर सकती है? एग्जैक्टली। हाँ, तो अभी क्या है ना कि आज के जनरेशन
यंग जनरेशन हम जिसको कहें, जिनके टारगेट्स बहुत बड़े हैं, जिनके डिज़ायर्स बहुत बड़े हैं, जिनके गोल्स बहुत बड़े हैं, उनको एनर्जी तो चाहिए ना मैनिफेस्टेशन के लिए, राइट? अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? या तो आपको पूर्वजों से मिलेगी, उनकी ब्लेसिंग से मिलेगी, है ना, और या तो आपको धार्मिक क्रियाएं से मिलेगी, है ना, कर्मकांड से मिलेगी, और या तो आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी से मिलेगी। ये 3 सोर्स हैं जहाँ से इस यंग जनरेशन को एनर्जी मिल सकती है। अनफॉर्चुनेटली आजकल के बच्चे ना पेरेंट्स से कनेक्टेड हैं, राइट, ना गुरुओं से या तो कोई रिचुअल से कनेक्टेड है, और ना वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं। तो मुझे आप बताओ, उनको फिर स्टिमुलेशंस मिलेंगे कहाँ से? उनको एनर्जी का सोर्स मिलेगा कहाँ से? फिर वो कहीं ना कहीं स्मोकिंग, ड्रिंक, ड्रग्स ये लेके टेम्पररी उससे काम चला लेते हैं, लेकिन उसका एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, 6 घंटे 8 घंटे, उसके बाद क्या करेंगे? बट वो भी तो हमारी एनर्जी ब्लॉक ही कर रही है। मैं वही कह रहा हूँ, उस टाइम पे स्टिमुलेशन मिल रहा है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो इंसान उसके बाद इंसान का क्या प्रॉब्लम होता है कि वो डिप्लीट हो जाता है, वो टॉक्सिक हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाती है कि वो अपने आप को हैंडल ही नहीं कर सकता। ओनली बिकॉज वो यंग है, इसलिए कैसे भी उसका टाइम निकल जाता है। लेकिन आज आप देखते हो बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, उसकी 30 में 35 में हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। आपने देखा कि कैंसर बहुत अर्ली एज में होता है। मतलब जो पहले हम मेडिकल साइंस में देखते थे 55 के एज के बाद बीमारियां शुरू होती थी, अब 30 के बाद शुरू हो रही है। तो इसका रीज़न सिंपल यही है ना। अच्छा सर, आप अभी अपन ने बातचीत में ना हाँ। मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं हम जो ऑप्ट करेंगे, हाँ, जैसे हाँ। आपने बोला कि पूर्वजों की भी हाँ, चीजें होती हैं exactly. जो अनहील्ड है, Unhealed वो है। कैरी फॉरवर्ड Right, होंगी। right, तो right. हम लोग जो कर रहे हैं हाँ। वो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बचा भी सकते हैं और परेशानी में भी डाल सकते हैं। एग्जैक्टली वो हमारे हाथ में हमारे है। हाथ यस में है। यस यस। तो मतलब हम जो कर रहे हैं वो हम अपने लिए तो कर ही रहे हैं, Yes, नेक्स्ट yes. जनरेशन को भी नेक्स्ट सेव कर रहे जनरेशन, हैं। बिकॉज क्या नेक्स्ट जनरेशन का डीएनए हमारे साथ ट्यूनिंग में है। Correct. हम जितना डीएनए में करेक्शन करेंगे उनको इतना ही लाभ होगा, इतना ही फायदा होगा। तो आप देखो इवन डॉक्टर्स की फैमिली में भी ना इश्यूज बड़े बड़े होते हैं। मतलब डॉक्टर्स को खुद को भी कैंसर होते हैं, डॉक्टर्स को खुद को भी हार्ट अटैक। हाँ। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा कि चेन्नई का 38 इयर्स का कार्डियोलॉजिस्ट था, तो ऑन ट्रीटमेंट करते करते पेशेंट्स की खुद को ही अटैक आके वो मर गए। तो आप सोचो ना, उसकी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को कितना प्रॉब्लम होगा। उसके बच्चे तो मुझे लगता है 25-30 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, जब खुद 38 में चला गया वो बंदा, है ना। ऐसा है, मतलब वही ट्रांसफर होता है ना। बिकॉज जहाँ पे आपने कोई चीज़ को अधूरा छोड़ा है उसको पूरा करेगा कौन? समवन हैज़ टू टेक दैट इनिशिएटिव एक्शन। अच्छा सर, फिर लोग बहुत सारे मैंने देखे हैं स्पिरिचुअलिटी में भी रहते हाँ, हैं, मेडिटेशन भी अटेंड, हाँ, आजकल काफ़ी लोग हैं। हाँ। यस यस। तो फिर वहाँ पे भी गलती कहाँ होती है? नहीं, गलती ऐसे होती है ना कि देखो जैसे मेडिकल सिस्टम में ना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं पिछले 27 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, इतने सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में गया हूँ, कोई एनर्जी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको सजेशन नहीं दे रहा है, उसका ऑरा कोई चेक नहीं कर रहा है, उनके चक्रस कोई चेक नहीं कर रहे। तो वो ब्लाइंडली कह रहे हैं कि भाई आप ये मेडिटेशन करो, आप ये योगा करो, आप ये डाइट करो, बट उसका वैलिडेशन क्या है, उसकी डायग्नोसिस क्या है, उस किस आधार पे आपने किसी को सजेशन दिया है? ये तो ऐसा हुआ ना, हर एक को अंधेरे में तीर छोड़ रहे, लग गया तो लग गया। आपके कहने का मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी में भी असेसमेंट, इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट या है। बिकॉज अगर आपको कॉज ऑफ डिजीज देखना है तो डायग्नोसिस तो चाहिए कि नहीं। इफेक्ट का अगर डायग्नोसिस कर रहे हो, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट कर रहे हो, तो कॉज के भी तो डायग्नोस्टिक टूल होते हैं कि नहीं, है ना। अगर मैं किसी को बोलूँ एस्ट्रोलॉजिकली कि आपको मंगल दोष है, राइट, और उस आधार पे मैं किसी की ट्रीटमेंट करता हूँ, तो मंगल दोष का वैलिडेशन क्या है और कितना प्रमाण है, कितनी डिग्री है, कितना लेवल है, वो तो मुझे ऑरा इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा, है ना। मैं उसको अगर कोई एक स्टोन सजेस्ट करता हूँ कि आपको 3.5 का मोंगा स्टोन पहनना है फॉर एग्जांपल, हो सकता है उसका मंगल दोष बहुत हाई डिग्री का हो, तो 3.5 वाला भी काम नहीं करेगा। तो ये जो डोज एंड ड्यूरेशन है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलता है। जैसे हम किसी का शुगर चेक करते हैं, तो उसका कितना डोज देना और उसका कितना ड्यूरेशन देना, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलता। तो स्पिरिचुअलिटी में तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं राजयोग करो, क्रिया योग करो, सुदर्शन क्रिया करो, अलग अलग बताते हैं, लेकिन कितना करना, कब करना, कब तक करना, कैसे करना,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, एक बहुत ही अच्छी मोडालिटी है हाँ, आपकी हाँ, साइकिक सर्जरी। यस 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 साइकिक इट्स लाइक की माइंड एंड सर्जरी। यस हम यस फिजिकल सर्जरी करते हैं, आप यस लोग साइकिक सर्जरी साइकिक सिखाते सर्जरी हैं। करते हैं। तो उसके लिए क्या हम बहुत सारी बीमारी को उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, बिकॉज मैंने कहा ना 95% बीमारियां तो साइकोसोमेटिक ही होती है। हाँ। कैलिफोर्निया के साइकोलॉजिस्ट ने भी ये कहा कि 60,000 थॉट्स जो एक इंसान को 24 घंटे में आते हैं, तो 90% 54,000 तो नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं। तो साइकिक सर्जरी से उन 54,000 थॉट्स को नहीं निकालोगे तो इंसान की बीमारी का इलाज होगा कैसे? सिर्फ केमिकल करेक्शन करने से थोड़ी होगा, ऐसा है ना। किसी के अंदर अगर सपोज कोई एक ट्यूमर है और उस ट्यूमर का कहीं ना कहीं साइकोलॉजी और इमोशंस के वजह से है, तो वो भी तो क्लियरेंस करना होगा कि नहीं, ऐसा है तो ना? हम मतलब कहीं ना कहीं गलती यही कर रहे हैं, और यही करते इसीलिए हैं। शायद आज जो हेल्थ जितनी खराब होती जा रही है हाँ, वो इसीलिए है, क्योंकि इसीलिए हमारी होती है। एनर्जी अलाइन यस, नहीं है, हाँ, या हमारे डायरेक्शंस चेंज हो गए हैं। एग्जैक्टली, लेकिन पहले के लोग ज़्यादा अलाइन होते ज़्यादा थे, अलाइन ज़्यादा थे, हेल्दी थे। एग्जैक्टली, यस। हाँ, तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मतलब सबको पता है कि नरगिस दत्त जो थी, सुनील जी। दत्त की वाइफ, उनको कैंसर था। हाँ। उनकी बहू को भी कैंसर हो गया, उनके बेटे को भी, संजय दत्त को कैंसर हो गया। मतलब आप देखो कि सिर्फ एक जेनेटिक कैंसर नहीं होता, कहीं कहीं वातावरण से भी कैंसर होता है, कहीं ना कहीं वास्तु के डिफेक्ट के वजह से भी कैंसर होता है, क्योंकि बहू तो उस उनके डीएनए से नहीं थी। करेक्ट। इज इट राइट? लेकिन आप सोचो कि अलग फैमिली में होने के बावजूद भी रिया दत्ता को क्यों कैंसर हुई? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कैंसर के जो एनर्जीज है ना, वो घर में ही कहीं ना कहीं रोटेट होते हैं और किसी ना किसी को उसका विक्टिमाइज्ड होना पड़ता है ना। तो कहीं पे हमने रॉन्ग इमोशंस छोड़े हैं घर में, कहीं ना कहीं एंगर छोड़ा है, तो उस दीवालों से कोई तो उसको तरंगों को पकड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल सही है। और एब्जॉर्ब तो करेगा। कभी बच्चे ज़्यादा करते हैं और कभी सेंसिटिव फीमेल्स ज़्यादा करती है। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था सर, हाँ, कि फीमेल ही सबसे ज़्यादा क्यों क्योंकि बीमार फीमेल्स होती ज़्यादा है? सेंसिटिव है। फीमेल्स के नीचे के 3 एनर्जी सेंटर्स 70% मेल के कंपेयर में ज़्यादा ओपन होते हैं। ओके। हाँ, उनका मणिपुर चक्र भी ओपन होता है, सैक्रल भी ओपन होता है, और रूट चक्र भी ओपन ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल। मेल के ऊपर के चक्र ज़्यादा ओपन होते हैं, फीमेल्स के नीचे के चक्र ज़्यादा ओपन होते हैं। इसलिए फीमेल्स ज़्यादा सेंसिटिव रहती है एनर्जी की डिस्टॉर्टेड की। कहीं पे भी थोड़ा भी इम्बैलेंस्ड होता है तो फीमेल को ज़्यादा असर होता है, तो फिर तो सर अगर वो अलाइन होंगी तो अलाइन भी जल्दी होंगी। जल्दी हो जाएगी। इसलिए पूजा पाठ में भी वही आगे है और बीमारियों में उससे ही ज़्यादा तकलीफ होती है ना। इसलिए आप देखो प्रेगनेंसी के वक्त या डिलीवरी के बाद तुरंत मतलब मंदिरों में आने नहीं देते, पूजा पाठ मतलब क्रियाएं करने नहीं देते, बिकॉज उस टाइम पे उनके चक्र ओवर एक्टिव हैं। शमशान में जाने नहीं देते। आपने देखा ना, मेल्स को जाने देते, फीमेल्स को क्यों नहीं जाने देते? अब काफ़ी जो आजकल की जो महिलाएं हैं वो मतलब फाइट करती है कि भाई हम भी उनके संतान हैं, हमें भी अलाउ करो। तो इट इज़ अ साइंस, जहाँ आपके चक्रस के पोर्टल्स ओपन हैं तो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा अंदर जाने की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, बढ़ गई है। हाँ। बढ़ गई है, सेंसिटिविटी ज़्यादा है करके। तो क्या होता है ना, वो नेगेटिव एनर्जी आप घर पे लेके आओगे तो सबको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यानी कि पहले के जो हम जो रीति रिवाज हाँ, होते थे, हाँ, कहीं ना कहीं साइंटिफिकली बहुत, क्योंकि वो 4 दिन किचन में नहीं जाने देना, तो वो भी तो एक रीज़न था। उस टाइम पे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ऑरा ओपन हो जाता है और बहुत से नेगेटिव इमोशंस को वो डिटॉक्स करता है। तो डेफिनेटली उस टाइम पे वो खाना ना बनाए तो अच्छा है, बिकॉज ये बायो सेंसर से इसी हाथों से जब आप खाना बनाओगे तो वही एनर्जी जाएगी कि नहीं, है ना, ऐसा। अच्छा सर, मतलब बहुत सारे जो हमारी न्यू जनरेशन हाँ। हमें देख रही है, सुन रही है पॉडकास्ट के माध्यम से, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि वही अब नेक्स्ट हमारा हाँ, राइट, धरोहर है, राइट, तो राइट। उसको ही हमें सबसे हाँ, ज़्यादा कन्वे हाँ, करना चाहिए इस राइट, मैसेज राइट, को। राइट। तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? मैं तो मैसेज ये दूंगा कि इस यंग जनरेशन को ना नेचर के साथ ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें समझना है हम 5 एलिमेंट से बने हैं, राइट। तो वो जितना हिल स्टेशन पे जाएंगे, प्योर एयर के साथ रहेंगे, जितना वो जॉगिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, डाइट करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, जितना ब्रेथ पे ध्यान देंगे, प्राणायाम करेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो मुझे लगता है ना उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उनकी काइनेटिक ईजी हो जाएगी। काम बहुत करना है, लेकिन काम के लिए पहले एनर्जी भी तो स्टोरेज चाहिए कि नहीं,
तो यंग जनरेशन जितना ज़्यादा नेचर के साथ रहेंगे और आर्टिफिशियल चीज़ों से जितना डिस्कनेक्ट रहेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा है। इज इट राइट? मतलब हम अगर सोचते हैं कि हम सबवे में सलाद खाएं, इससे तो डायरेक्ट सलाद क्यों ना खाएं। हम सैंडविच खाएं, सैंडविच के जगह डायरेक्ट सलाद क्यों ना खाएं। इज इट राइट? मतलब नेचर के साथ हम छेड़छानी ना करें, है ना। और जितना हो सके माइक्रोवेव की चीज़ें ना खाएं और फ्रीज वाली या स्टोरेज वाली चीज़ें ना खाएं। तो मुझे लगता है यंग जनरेशन को बहुत अच्छा होगा। रॉ जितना खाएंगे तो डेफिनेटली उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और उनको रॉ इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। उनको आर्टिफिशियली मल्टी विटामिन्स, मल्टी ये सब वे प्रोटीन, ये सब खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो स्प्राउट्स खा सकते हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं सोयाबीन खा सकते हैं। इज इट राइट? और वाइट सब्सटेंस से वो यंग जनरेशन दूर रहे। मिल्क है, मैदा है, शुगर है, इन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे तो बेटर है वो। अच्छा सर, अभी हम क्योंकि खान पान की बात कर रहे हाँ। हैं, तो मेरा पर्सनल कंसर्न हाँ। है उसको कि नॉनवेज से भी क्या हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है अगर हम खाते हैं तो? मतलब एक लॉजिकली हम देखें कि इंसान तो शाकाहारी ही होता है बिकॉज वो प्लांट किंगडम से ह्यूमन बीइंग में आया है। इज इट राइट? तो कहीं ना कहीं उसका खुराक तो एक प्योर वेजिटेबल ही होना चाहिए बिकॉज नॉनवेज का जो एक प्रोसेस है, मतलब उसके जो विटामिन्स है या उसकी जो प्रोटीन की मात्रा है, वो तो ह्यूमन को सूट ही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को 2.4 ग्राम प्रोटीन चाहिए, है ना। नॉनवेज के प्रोडक्ट में 42 ग्राम्स प्रोटीन होते हैं। तो 2.4 और 42 में कितना फ़र्क है आप मुझे बताओ। तो आप सोच सकते हो एक ह्यूमन को 2500 कैलोरीज चाहिए। इज इट राइट? और एनिमल्स के अंदर 12,000 कैलोरीज होती है। तो उतनी एक्सेस एनर्जी, एक्सेस प्रोटीन लेके आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो। तभी ओबेसिटी, एग्जैक्टली उसके गॉल ब्लैडर में जो जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो एक्चुअली वेजिटेबल से बनते हैं। एनिमल प्रोडक्ट से गैस्ट्रिक जूस कभी बन ही नहीं सकता। इज इट राइट? तो कहीं ना कहीं हम अपने बॉडी के साथ में उसको नेगेटिव अलाइन नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली सिंपल सी है। या अब काफ़ी तो मैं आपको बताऊं एक्टर एक्ट्रेसेस है जो हेल्थ कॉन्शियस है, वो तो वेगन है। है कि नहीं? और वो अच्छे मसल्स बनाते हैं। इज इट राइट? जॉन इब्राहिम देखो, करीना कपूर देखो, मतलब वो लोगों को समझ में आता है कि हम वेजिटेरियन रह के भी वो हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं, मसल्स मेंटेन कर सकते हैं। सर जैसे आज हम लोग स्पिरिचुअलिटी और मेडिकल हाँ। साइंस को लेकर बात कर रहे हाँ। हैं, तो मेडिकल एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी, हाँ। क्योंकि सभी प्रैक्टिस जो लोग Yes, मेडिकल yes. प्रैक्टिस में करते हैं Exactly. तो उनको अपनी ही लाइफ में हाँ। मतलब हम किसी को एडवाइस करेंगे पेशेंट को, उससे हाँ। पहले तो हमको भी एग्जैक्ट फॉलो करना चाहिए। यस यस। तो वो वहाँ पे क्या कुछ गलतियाँ आपको लग रहा है कि कर लेते हैं मेडिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि टाइम नहीं होता, टाइम नहीं होता। राइट तो राइट। फिर उसको कैसे हम शॉर्टकट में ले जा सकते हैं? देखो ये एक है ना एक्सक्यूज़ की बात है। मैं भी जब मेडिकल प्रैक्टिस करता था और मैं भी 24 आवर्स बहुत बिजी रहता था हॉस्पिटल में रामकृष्ण मिशन, लेकिन मैं ना बीच में 2 मिनट 5 मिनट टाइम निकाल के ना, सामने मठ होता था, रामकृष्ण मठ होता था, वहाँ पे कैसे है कि स्वामी विवेकानंद की आइडल थी, मैं जाके मेडिटेशन कर लेता था। तो उसके वजह से ना मैं वापस 8 घंटे ड्यूटी करने के लिए तैयार होता था। तो मुझे उस टाइम पे भी समझ में आया कि थोड़ा अगर 2-5 मिनट का भी जो आपको पॉज मिलता है, उस पॉज में भी आप न्यूज़पेपर ना पढ़ें, आप मतलब चाय में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, आप मोबाइल पे स्पेंड ना करें, थोड़ा एक आंख बंद करके ब्रेथ अवेयरनेस की मेडिटेशन करें तो भी इनफ है। ज़रूरी नहीं कि भाई मंदिर गुरुद्वारा में जाके ही टाइम स्पेंड करें। तो ये कैसा है ना, जो डिस्चार्ज एंड रिचार्ज का प्रोसेस जो पर्सनल डॉक्टर का भी होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डॉक्टर खुद जितना रिचार्ज रहेंगे उतना ही तो वो पेशेंट को एनर्जाइज कर पाएंगे कि नहीं। अच्छा, आपने भी ऑरा की भी बात करी है। हाँ। तो ऑरा सब अपना अपना ऑरा कैरी करते हैं। यस यस यस। तो कई बार जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हाँ, होते हैं, हाँ। उनके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। बहुत सारे पेशेंट वो तो खुद उनका टॉक्सिन्स हो जाते हैं। हाँ, तो बहुत हो जाते हैं। तो वो कैसे सेफ? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने तो देखा कि आज से 30 साल पहले जब मैं हॉस्पिटल में था, जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था, अब रिसेंटली मैं उन डॉक्टर्स को मिलने गया आफ्टर 30 ईयर्स, तो मुझे पता चला आधे से ज़्यादा डॉक्टर्स तो उसी बीमारी से मरे जिसका वो इलाज कर रहे थे। हाँ, मतलब मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिलने गया था बॉम्बे में, तो मुझे पता चला उसको तो स्किन कैंसर हो गया एंड ही डाइड, है ना।
तो ऐसे ही एक गैस्ट्रो डॉक्टर थे मेरे हॉस्पिटल में, उनको मिलने गया तो पता चला उनको स्टमक कैंसर हुआ एंड ही डाइड विद अ स्टमक कैंसर। क्योंकि वो ऑरा उन्होंने एग्जैक्टली, वो कैच कर एब्जॉर्ब लिया। करते हैं ना। मतलब जो डेंटल डॉक्टर होते हैं, सोचो वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, बिकॉज वो सारा दिन ओरल कैविटी में जाते हैं। और ओरल कैविटी में जितने आपके जर्म्स हैं, जितने आपके टोबैको चूविंग की ये जो पेशेंट्स की आदतें होती है, मतलब उनको तो सबसे ज़्यादा असर होता है। आपने पेंडेमिक में देखा कि सोशल डिस्टेंस कितना इम्पोर्टेंस था। तो ऐसा नहीं कि सोशल डिस्टेंस सिर्फ आपको वायरस के टाइम पे ही रखना है, एक्चुअली पेशेंट्स के साथ भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है, और डॉक्टर को खुद का भी डिटॉक्सिफिकेशन और ऑरा क्लिनजिंग करना बहुत ज़रूरी है। राइट, है ना। तो मतलब इन ऑल अगर हम बात करें, एक समराइज हाँ। करते हैं, तो जो मेडिकल प्रैक्टिस कर हाँ। रहे हैं, तो वो मेडिकल साइंस की हम बात करें तो वो पहले खुद को भी स्पिरिचुअलिटी में लेकर एग्जैक्टली, आए, और एग्जैक्टली, ताकि खुद को भी प्रोटेक्ट करें, और वो एग्जैक्टली, मेडिसिन ही एज अ हीलर उनके लिए परफेक्ट, परफेक्ट, पहुंचेगी। यस, राइट। यस। मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ। मेरे एरिया में एक बहुत बड़े चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, डॉक्टर आचार्य करके, और वो उन्होंने कुछ मेरी वीडियो देखी और मेरे पास आए करके, और मुझे एक क्वेश्चन किया कि बहुत सारे बच्चों का मैं इलाज कर रहा हूँ लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे, स्पेशली कंजेनिटल डिजीज़ की बात वो कर रहे थे मुझे। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे साइकिक सर्जरी से, ट्रीटमेंट से ना कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ ठीक हो जाती है। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं सीख के ट्राई करूँगा। उन्होंने कहा भाई मुझे भी है ना, बच्चों की ट्रीटमेंट करते वक्त ना बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आती है मेरे अपनी हेल्थ पे। उनको अस्थमा था, डायबिटीज़ था, उनको भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे। तो मैंने कहा कि जब आप ये सीखोगे और जब खुद पे अप्लाई करोगे ना, तो आप बच्चों के टॉक्सिन्स नहीं लोगे, उनकी नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं गिरेगा। तो उस दिन वो समझ गए, उसके बाद कुछ महीने बाद सीखे, और आज 20 साल हो गए उनको प्रैक्टिस करते हुए, उनको कभी भी उनकी नेगेटिव इफेक्ट पेशेंट की नहीं आई। और वो खुद मुझे बताते थे कि देखो ये केस मैं मेडिकली 30% ठीक कर पाया, और आपकी स्पिरिचुअल थेरेपी से 70% मैंने इसको ऐड ऑन किया, ये पेशेंट बच्चा 100% ठीक हो गया। तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स भी बताए, उन्होंने मुझे 2D एकोस भी बताए, उन्होंने मुझे काफ़ी ऐसे पैरामीटर्स के रिपोर्ट्स बताए कि बच्चों के अंदर कितना इसका ट्रीटमेंट में इफ़ेक्ट आया करके। तो इट वाज अ ग्रेट एग्जांपल। मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर डॉक्टर खुद ये स्पिरिचुअल साइंस को समझे, तो वो मुझे लगता है पेशेंट को भी अच्छा समझ पाएगा। बिकॉज केस टेकिंग जो एज अ मेडिकल डॉक्टर हम लेते हैं, हम कहीं ना कहीं उसके इमोशंस को निगलेक्ट करते हैं, हम उसकी साइकोलॉजी को निगलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी ही नहीं समझते तो उसकी कहाँ समझने बैठे हम सिर्फ उसको सिम्टम्स पूछते हैं, और इन्वेस्टिगेशंस के रिपोर्ट को देख के एक डायग्नोसिस डिसाइड करते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट की एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। बट व्हाट अबाउट द साइकोलॉजिकल पार्ट, है ना। तो मुझे लगता है हर डॉक्टर को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मतलब हम शारीरिक तौर पे तो ठीक कर रहे हैं, हाँ, पर मन का क्या? बिकॉज इट्स अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इज ए होलिस्टिक, मतलब माइंड, बॉडी, सोल, इमोशन सब आना चाहिए, करेक्ट, है ना। तभी हम तभी ठीक कर पाएंगे। यस, क्योर यस, कर यस, पाएंगे, एग्जैक्टली। मेरे जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, मैं उनका हार्ड कोर फॉलोवर था। वो मुझे अपनी क्लिनिक पे बुला के बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते थे, लेकिन ही वॉज अ चेन स्मोकर एंड ही वॉज एन अल्कोहलिक पर्सन। लेकिन जब मैंने देखा कि आफ्टर 20 ईयर्स, जब मैं रिसेंटली उनको मिलने गया, इनको ब्रेन हेमरेज हो गया, बिकॉज वो हैंडल ही नहीं कर पाए वो बीमारी जो वो खुद सफ़र कर रहे थे। राइट, करेक्ट। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सर आपने दी यहाँ पे, और मुझे लग रहा है हमारे जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारा माइंड एंड माइक पॉडकास्ट है, उसका पर्पस भी यही है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके दिमाग में चलती है वो आप तक पहुँचना चाहिए, जो बिल्कुल साइंटिफिक होती है। तो आज के पॉडकास्ट में जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकती है, लेकिन इसको फॉलो करना रहेगा। तो आप बने रहिए माइंड एंड माइक के साथ में। थैंक यू सो मच।